नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय राजनीति में मुस्लिमों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हम राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आमतौर पर रोज़मर्रा की राजनीति के बारे में, उससे जुड़े अलग-अलग मुस्लों मसलों के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। आज जब हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि भारत की राजनीति में मुस्लिमों की स्थिति, उसमें यह मुद्दा आज 1-2 दिनों में कोई चर्चा में नहीं आया है, लेकिन हमारे देश की राजनीति को समझने के संदर्भ में इस मुद्दे की गहरी पड़ताल की ज़रूरत है और इसी संदर्भ में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम हैं, उनका प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति में बदला है या किस तरीके से जो मुस्लिमों के प्रति जो पार्टियाँ हैं, उनका जो रवैया है, वो पहले की तुलना में बदला है। अगर हम अपने देश की जनगणना पर ध्यान दें, तो हम ये पाएँगे कि हमारे देश की जनसंख्या में मुस्लिमों का हिस्सा 14.2% है और अगर हम लोकसभा में इनके प्रतिनिधित्व पर ध्यान दें, तो हम ये पाएँगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव के बाद कुल 27 लोकसभा में मुस्लिम सांसद थे। उसके पहले इनकी संख्या 23 थी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि कभी भी यह संख्या 49 से ज़्यादा नहीं गई। सबसे ज़्यादा 1980 के चुनाव के बाद 49 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं हमारे देश की राजनीति में, जिसके कारण से राजनीति में मुस्लिमों की उपस्थिति और उनके रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व का मसला काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। मिसाल के तौर पर हमेशा ही देश की राजनीति में सांप्रदायिकता 2014 के बाद एक मुद्दे के रूप में मौजूद रहती है और मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों के बरक्स हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश की जाती है। इन्हीं सब स्थितियों के संदर्भ में आज हम प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे के साथ भारत की राजनीति में मुस्लिमों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। मैं पहला प्रश्न इस संदर्भ में यही आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जी। अगर हम 2014 को एक ऐसी स्थिति के रूप में माने जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो उसके पहले की राजनीति में मुस्लिमों की स्थिति और उसके बाद की राजनीति में मुस्लिमों की स्थिति को हम किस रूप में देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो घोषित रूप से मुसलमान विरोधी विचारधारा पे चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो राजनीतिक भुजा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मान के चलता है कि देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो हिंदू की व्यापक परिभाषा में उनके मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुसलमानों को भी शामिल कर लिया है। यानी वो कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है और भारत के मुसलमान भी उसी जीवन शैली के वाहक हैं और सबका डीएनए एक है, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन ये तो बातें हैं, बातों को आप अलग रख दीजिए। एक है संगठन सकल हिंदू समाज और दूसरा है हिंदू आक्रोश मोर्चा। ये दोनों संगठन महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी लाखों लाख हिंदुओं की रैलियां निकाल चुके हैं, जो कि लव जिहाद और इस तरह के जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिक मुद्दे हैं, उनके इर्द गिर्द हुई हैं। ये बात सही है कि ये सकल हिंदू समाज और हिंदू आक्रोश मोर्चा आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य नहीं है, ये संघ परिवार के नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ परिवार के स्वयंसेवक और संघ परिवार के मोर्चा संगठनों के स्वयंसेवक के सदस्य भी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो साफ बात है कि जो मंच से बात की जाती है, व्यवहार में वो नहीं है। व्यवहार में एक मुसलमान विरोधी राजनीति लगातार बिना रुके हुए विभिन्न मंचों से बदल-बदल कर बातें करते हुए की जाती है। तो मुसलमान 2014 के बाद से लगातार अपने आप को कोने में धकेला जाते हुए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब शायद एक आध कहीं मुसलमान को कभी वो टिकट देती है, वरना आमतौर पर मुद्दतों तक किसी भी मुसलमान को टिकट देने से लगातार इनकार किया और उसका तर्क ये होता था कि मुसलमान जब हमें वोट ही नहीं देते, तो हम मुसलमान को टिकट क्यों दें? तब उनसे जवाब में ही कहा जाता था, जब मुसलमानों को आप टिकट ही नहीं देते, तो मुसलमान आपको वोट क्यों दें? तो पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा होगा, इस बात को ये इस तरह की बहस थी। लेकिन इस तरह की बहस से काम नहीं चलता है। ये बात अपने आप में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू बोलबाले की राजनीति करती है। वो मानती है कि अगर हम 45 से 50% हिंदुओं को एकजुट कर लेंगे, तो मुसलमान वोटों की जो राजनीतिक एफिकेसी है, मुसलमान वोटों की राजनीतिक प्रभावकारिता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। और एक बार जब मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता समाप्त हो जाएगी, यानी मुसलमान वोट सत्ता और चुनाव को प्रभावित करने से
प्रभावित करने में अक्षम हो जाएंगे, उसके बाद हम बड़े आराम से मुसलमानों के साथ में बैठकर एक समझौता करेंगे कि भाई आपके क्या-क्या नागरिक अधिकार हैं, आप कहिए तो हम आपको दिए देते हैं। क्योंकि हम आपको नागरिक अधिकार देने से इनकार नहीं करते, लेकिन जो एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर एक मुसलमान की जो इच्छाएं हैं और वो अपने वोट से सत्ता को प्रभावित होते देखना चाहता है, बड़े पैमाने पर की गई हिंदू गोलबंदी के कारण वो इच्छा उसकी परवान नहीं चढ़ती और ये चुनाव दर चुनाव हो रहा है। खासतौर से उन इलाकों में हो रहा है जिन इलाकों में जो इलाके भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र माने जाते हैं। सबसे पहले गुजरात में ही घटित हुआ, अब उत्तर प्रदेश में घटित हो रहा है और भी कई दूसरे इलाकों में घटित हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा सारे देश में घटित नहीं हो रहा है। अगर हम ये मानेंगे ऐसा सारे देश में घटित हो रहा है तो गलती होगी। आप देखिए दिल्ली की विधानसभा चुनाव में ऐसा घटित नहीं होता है। मुसलमान वोट हिंदुओं के एक प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, जिनको हिंदू समाज भी पसंद करता है, उनको पसंद करते हैं और दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हैं यहाँ पर। उसी के साथ में आप बिहार में देखिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुसलमान खड़े होते हैं, जो मुख्य तौर पर यादवों की पार्टी है। यादव जो हिंदू समाज के सदस्य हैं, या पिछड़ी जातियों की पार्टी है, जो ज्यादातर उसमें हिंदू समाज के सदस्य होते हैं। हालांकि मुसलमानों में भी पिछड़ी जाति के लोग होते हैं और बड़े पैमाने पे होते हैं। तो वहां पर मुसलमान इन लोगों के साथ जुड़कर अपना मतदान करते हैं। और पिछली बार तो तेजस्वी ने लगभग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठजोड़ को हरा ही दिया होता, और अब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आ गए, तो अब तो मुसलमान और भी ज्यादा उत्साहपूर्वक उनको वोट करेंगे, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन परास्त कर सकता है। इसी तरह आप दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में भी मुसलमान वोटों की एफिकेसी कायम है। दक्षिण भारत में भी मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता कायम है। और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमान वोट अपने सही सामाजिक समुदायों के साथ जब गठजोड़ करते हैं तो उनकी राजनीतिक प्रभावकारिता उन्हें हासिल होती है। तो ये सारे देश में अलग अलग स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, यानी जिन इलाकों को उसने गुजरात को, फिर उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर बनाया है, वहां पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां से सीटें बहुत ज्यादा संख्या में जाती हैं। उत्तर प्रदेश सीटें 80 की संख्या में जाती हैं और वहां मुसलमानों की आबादी करीबन देश की आबादी से ज्यादा है। देश में आपने 14 दशमलव कुछ बताया, लेकिन वहां मुसलमानों की आबादी करीबन 20% के आसपास है। तो वहां पर दिक्कत होती है, इस बात से काफी उलझन होती है वहां पर। एक जमाना था जबकि कांग्रेस को लगातार मुसलमान वोट देते थे, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता था कि मुसलमानों को वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो गई। मुझे लगता है पिछले 40 साल से मुसलमानों ने एक वोट बैंक की तरह किसी पार्टी को वोट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो वोट जरूर करते हैं, और उसमें भी उनके बहुत सारे वोट बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से 2022 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था और दिल्ली विधानसभा के जो कुछ चुनाव हुए हैं, इन सब पे अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि इन चुनावों में मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण हुआ, मुसलमान वोटों का, वो बड़े प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ। लेकिन बाकी सब चुनावों में इतना प्रभावी ध्रुवीकरण नहीं होता है। मुसलमान वोट कई तरह से कई पार्टियों में बंट जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुसलमान वोट बंटते हैं। कांग्रेस को कम वोट मिलता है, समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिलता है, थोड़ा सा उससे कम बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं मिला और बहुजन समाज पार्टी को भी बिल्कुल वोट नहीं मिला, क्योंकि उसने भी चुनावी मुहिम ही ठीक से नहीं चलाई। तो सारे के सारे वोट अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की झोली में चले गए। लेकिन इस तरह की असाधारण गोलबंदी मुसलमानों की, ऐसा असाधारण कम देखने को आया है। तो ये है मुसलमान वोटों की स्थिति, और उनकी प्रभावकारिता को समाप्त करने का जो मंसूबा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम लगातार कारगर होते हुए देख रहे हैं, खासतौर से उन क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है। एक जो प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि क्या जब भारतीय जनता पार्टी का इस रूप में जब उदय नहीं हुआ था और बाकी दल, विशेष रूप से कांग्रेस का बोलबाला था या उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तब भी मुस्लिमों को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने के बजाय, जिसे बार-बार भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कहती है, उस रणनीति की तरफ कांग्रेस ने ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे देखिए, ये भाजपा का फिक्रा है तुष्टीकरण। हमें उस फिक्रे को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि भाजपा ने फिक्रा दे दिया है तुष्टीकरण, तो हम भी इस तुष्टीकरण बोले लगे। मुसलमानों का तुष्टीकरण कब हुआ है?
मुसलमानों का तुष्टीकरण होता तो मुसलमानों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलते, मुसलमानों को शिक्षा में उनकी बड़े पैमाने पर मौजूदगी होती, उसके लिए उसे उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाता। या अब देखिए हज पे जाने वाले मुसलमानों को सब्सिडी दी जाती है, या उनके जो धार्मिक अधिकार, उनके जो मजहबी अधिकार हैं, उन मजहबी अधिकारों की सुरक्षा का राज्य वायदा करता है। तो देखिए ये हमारे संविधान में व्यवस्था है। संविधान में व्यवस्था है कि जो समुदायों के जो सांस्कृतिक अधिकार होंगे, उन सांस्कृतिक अधिकारों की परवाह भारतीय राज्य को करनी होगी। इसी दृष्टि से भारत का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से अलग है, और पश्चिमी संविधान वेत्ता जो है इसीलिए भारत के संविधान की आलोचना भी करते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर सामुदायिक अधिकारों को भी प्रमुखता दी गई है। तो ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारतीय राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखती है, उसके हाथ में है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के नागरिक अधिकारों की और मुसलमानों के मजहबी अधिकारों की और उनके अन्य सांस्कृतिक अधिकारों की, शिक्षा में उनकी भागीदारी की, इन तमाम बातों का वो सम्मान करें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ तर्क भी आते हैं, उनके कुछ तर्क वाजिब भी हैं। जैसे कि भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी जो योजना है, यानी जो उनकी सब्सिडी स्कीम्स हैं, उन सब्सिडी स्कीम तो हम इस आधार पे तो उसका लाभ वितरित नहीं करते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अगर मुफ्त अनाज की एक श्रेणी है कि इस आमदनी के लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, तो अगर उस श्रेणी में हिंदू आते हैं तो हिंदुओं को ही मिलता है, और मुसलमान आते हैं तो मुसलमानों को ही मिलता है। और वास्तव में इस तरह की श्रेणियां तो बनाई नहीं जा सकती कि उसमें श्रेणी बनाने से ही मुसलमान उससे अलग हो जाएं। तो इस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे ख्याल से मोटे तौर पर सही कहती है। संघ परिवार और भाजपा को जो दिक्कत है मुसलमानों से वो ये है कि जब वो लोग राजनीति करते हैं और राजनीतिक दावेदारियां करते हैं, तो उस वक्त उनकी दावेदारियां हिंदुओं के बराबरी की वाली होती हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जितना हिस्सा हिंदुओं को मिले उतना ही हिस्सा हमको मिले, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी को जो आपत्ति है उसको सही तौर पर समझने की हमें जरूरत है। भले ही उस बात को ना कहें, तो वो समान वो प्रतिनिधित्व की दावेदारी से आगे जाकर वो पैरिटी की या समकक्षता की दावेदारी करते हैं। और भाजपा का आरोप यह है कि उसके पीछे मानसिकता ये होती है, कभी हम इस मुल्क के हुक्मरान थे, सदियों तक हुक्मरान थे, इसलिए हम ये दावेदारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये बहस जो है, बहस का असली रंग ये है, भले ही मंच से कुछ और कहा जाए। एक चीज़ और है कि आमतौर पर जब कई मुस्लिम युवाओं से बातचीत होती है, तो उनके अंदर से एक पीड़ा ये निकलती है कि जो मुस्लिमों के मुद्दे होते हैं, जो कई बार न्याय से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं, वहाँ पर जो विपक्षी दल हैं, ख़ास तौर पे उनका इशारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों की तरफ होता है, उनका भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व जैसा एक रंग उभर कर सामने आता है। वो खुलकर उनके अधिकारों की बात नहीं करते हैं। उनके नेता बार-बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो असली हिंदू हैं। तो क्या ये 2014 के बाद की राजनीति का प्रभाव है कि बाकी दल भी खुद को ज़्यादा हिंदू दिखाने लगे हैं? देखिए, 2014 के बाद जो भाजपा की लगातार जीतें हुई हैं केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में, उसका प्रभाव तो है ही। उसने इस पूरे मसले को निर्णायक मोड़ दे दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने वाले हैं। तो ये पिछले 100 साल के संचित राजनीतिक, सामाजिक और सांगठनिक प्रयासों का फल है कि उन्होंने पूरे देश का जो सार्वजनिक जीवन है और उसमें होने वाली बहसें हैं, उसको एक हिंदू टर्न दे दिया है। सब लोगों को एक हिंदू मोड़ पर उन्होंने पहुंचा दिया है, और ये उन्होंने दिखा दिया है कि जो हिंदुओं की राजनीति करेगा वही इस देश की राजनीति में आगे बढ़ पाएगा। जो हिंदुओं की राजनीति नहीं करेगा उसको दिक्कत होगी और वो तरह तरह की परेशानियों में फंसेगा, उसके वोटों का धीरे धीरे करके क्षय होता चला जाएगा। तो इसकी वजह से एक हिंदू विमर्श स्थापित हुआ है। अब वो उसका एक नरम संस्करण है, एक उसका गर्म संस्करण है, एक उसका आतताई किस्म का संस्करण है। तो तरह तरह के उस हिंदू विमर्श के संस्करण है। यहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करने वाले बहुत से तत्व हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के प्रति कुछ ज्यादा ही रियायत कर रहा है और हिंदू दृष्टि ये इजाजत नहीं देती। वो एक हिंदू दृष्टि का हवाला देते हैं, और उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हैं जो खुल के वैसे नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ में कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे हिंदू दृष्टि के नुमाइंदे नहीं रह गए। वो बार बार मुसलमानों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां अख्तियार करते हैं और मुसलमानों को रियायतें देने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
और नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब जब उन्होंने सारे देश में हिंदू एकता के सबसे पहले नंबर के अलंबरदार होने का रुतबा हासिल कर लिया है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों में भी उनका प्रवेश हो। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि पसमानदा मुसलमानों के साथ में भाजपा अपने संबंधों को दुरुस्त करे और पसमानदा इलाकों में स्नेह यात्राएं निकाले। अगर पूरे मुस्लिम समाज में आप देखेंगे तो 80% से ज्यादा मुसलमान पसमानदा मुसलमान है, यानी पिछड़े और दलित मुसलमान है। अभी हाल ही में जो पसमानदा थीसिस के जो प्रवक्ता हैं अली अनवर, जिन्होंने पसमानदा मुस्लिम महाज नामक एक संगठन की स्थापना की थी एक जमाने में, और मसावात की जंग यानी समता की जंग नामक एक किताब लिखी थी जो बहुत मशहूर किताब है, उन्होंने अपनी इस थीसिस का एक नया संस्करण प्रकाशित किया है जिसमें वो समग्र पसमानदा थीसिस को पेश कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के साथ में दलितों को भी जोड़ रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है तब से पसमानदा राजनीति काफी सक्रिय हो गई है। अभी तक होता ये था कि तमाम मुसलमान जो अशराफ मुसलमान हैं, यानी जो एलीट मुसलमान हैं, जो शेख सैयद पठान मोटे तौर पर कहें मुगल, ये मुसलमान हैं जो बहुत अल्पसंख्यक हैं, उनके नेतृत्व में रहता था। बातें पसमानदाओं के हित की भी होती थी, लेकिन अंततः ये जो अशराफ जिनके साथ होते थे, एक जमाने में वो कांग्रेस के साथ होते थे तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देते थे। आज वो सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव की पार्टी के साथ हैं, बिहार में वो मोटे तौर पर तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ में है, तो वो वहां पे वोट देते हैं। कई जगहों पर वो लोग कांग्रेस के साथ भी हैं, तो कई प्रांतों में कांग्रेस को भी मुसलमानों के वोट मिलते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिएगा, अभी भी देश में करीब 35% मुसलमान वोट कांग्रेस को जाता है। भले ही उनको बिहार में मुसलमान वोट ना मिलते हो, उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट ना मिलते हो, या दिल्ली में मुसलमान वोटों का टोटा उनको रहता हो, लेकिन देश के यही पूरा देश नहीं है, काफी इलाकों में मुसलमान वोट कांग्रेस के साथ जाता है। तो मुसलमान वोटों के कई सारे लेनदार हैं, इसलिए मुसलमान एक वोट बैंक के तौर पर वोट ना देकर बंटकर वोट देता है। इसलिए ये पूरी बात ही गलत है कि मुसलमान एक वोट बैंक की तरह व्यवहार करता है, जो पार्टियां उसे वोट बैंक की तरह व्यवहार करने के लिए उकसाती हैं। एक जमाने में इस प्रकार की बात कही जा सकती थी, लेकिन वो जमाना 40 साल पीछे छूट चुका है। जी। एक जो राजनीतिक दल है, जो असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक दल है, वो खुले रूप में ये अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को सामने रखता है और उसके बाद वो उससे दलित और किसी और चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो राजनीति है, जो कि मुस्लिमों को केंद्र में रखकर है, और वो अलग-अलग जगहों पर जाकर चुनाव भी लड़ते हैं, और कई टीकाकार मानते हैं कि बिहार में अगर आरजेडी हारी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उसमें ओवैसी की पार्टी की बड़ी भूमिका थी। तो इस तरह की जो राजनीति है, क्या मुस्लिम युवा उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो एक अलग पहचान के साथ अपनी राजनीति को स्थापित कर पाएँगे? आपका इसके बारे में क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की राजनीति के सफल होने के मौके बहुत ही कम हैं। कहीं-कहीं ऐसा लग सकता है कि वहीं कहीं वो मार्जिनली थोड़ा बहुत सफल हुई है या उसने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। जैसे कि अभी आपने बिहार का ज़िक्र किया। आप देखिए पश्चिम बंगाल में वो कितने धूम-धड़ाके से उतरे थे, क्या हश्र हुआ उनका। अभी उत्तर प्रदेश में कितने धूम-धड़ाके से उतरे थे, यहाँ तक कि मीडिया में उनके योगी और बनाम ओवैसी को ही दिखाया जाता था। लेकिन देखिए वहाँ उनका क्या हश्र हुआ। तो ऐसी बात नहीं है। जो उनका जो हल्ला-गुल्ला होता है, जो मुस्लिम युवक चेहरे होते हैं, जो उनकी भव्य रैलियां होती हैं, तो उसमें से सवाल तो ये भी उठता है कि भाई जो नेता पुराने हैदराबाद का नेता है केवल, यानी जिसका जनाधार केवल पूरे हैदराबाद में भी नहीं, हैदराबाद का जो पुराना शहर है चार मीनार वाला, केवल वहां तक सीमित है। अगर और कहीं से चुनाव लड़े तो उसके जीतने के लाले पड़ जाएंगे। उनकी पारिवारिक जमीन वही है राजनीति की। वो व्यक्ति पूरे देश में घूमकर 50-50, 100-100 सीटों के ऊपर कैसे चुनाव लड़ता है, वो कैसे इतनी इतनी भव्य रैलियां करता है। मुस्लिम समाज तो बहुत पैसे वाला समाज नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों की, अगर मुसलमान समाज इतने बड़े पैमाने पर उनको चंदा दे रहा होता तो वोट भी देता साथ में, लेकिन वोट तो उनको मुसलमानों की नहीं मिलते हैं। कहीं कभी कभार किसी निर्वाचन क्षेत्र में किन्हीं खास परिस्थितियों की वजह से मिल जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर तो नहीं मिलते हैं। तो वो इतना चुनावी खर्चा कैसे कर पाते हैं? उनके पास कोई सरकार भी नहीं है, उनका किसी पार्टी से कोई गठजोड़ भी नहीं होता। कभी कभी बसपा जैसी पार्टी से गठजोड़ वगैरह हो जाता है, उससे भी कोई बात खास बनती नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि वो बसपा को मुसलमान वोट भी नहीं ट्रांसफर करा पाते हैं। तो ये जो करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए जो चुनावों में वो खर्च करते हैं, ये धन कहां से आता है? इसकी ये चीज जो है वो मुसलमान
जो मतदाता है उनके मन में भी संदेह की बात करती है। अभी एक गुजरात के एक जो मुस्लिम नेता हैं, तो वो उनसे जब ओवैसी के बारे में बात हो रही थी, मुस्कुरा के बोले कि हम लोग गुजरात में इनको ग्रीन कमल कहते हैं। गुजरात में हमने इनका नाम ग्रीन कमल कर रख छोड़ा है। जैसे ही वो आते हैं हम लोग कहते हैं देखो ये ग्रीन कमल आ गया, ग्रीन कमल आ गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान वोटरों में उनकी साख कैसी है। जी, एक जो चर्चा आम तौर पे कई बार क्लासरूम के की चर्चा के रूप में होती है और कुछ-कुछ विद्वान इस पर बात करते हैं कि हिंदुस्तान में जो हम लोगों ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया है, जिसमें कि चुनाव उम्मीदवार लड़ते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। शायद वही एक बड़ा कारण है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष रूप से मुस्लिम, उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि 14.2% मुस्लिम हैं हिंदुस्तान की जनसंख्या में, तो इस लिहाज से लोकसभा में उनके 75 से 80 सीटें उनके मुस्लिमों के पास होनी चाहिए। लेकिन जब सबसे ज़्यादा मुसलमान जीते 1980 में, तो वो 49 थे और उसके बाद हमेशा ही 30 के नीचे 29, 27, 23 ऐसे रहा है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि क्या यह तर्क सही है कि अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुस्लिमों को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ है? अच्छा कमल, एक बात बताइए, आप तो राजनीति शास्त्र में रमे हुए हैं, आप उसके आचार्य हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और खुद भी पुस्तकें लिखते हैं, बड़ी अच्छी चर्चाएं करते हैं। क्या लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का असूल आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व है? मुझे लगता ऐसा है कहीं कि लिखा हुआ है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि संविधान केवल 2 समुदायों को इस प्रकार की इजाजत देता है? जो अनुसूचित जातियां हैं, यानी जो पूर्व अछूत हैं, उनको आबादी के मुताबिक उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजातियां यानी जो आदिवासी हैं, उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र 9% का उनको रिजर्वेशन है और 15% का रिजर्वेशन अनुसूचित जातियों को है। इनके अलावा देश के किसी भी समुदाय को आबादी के मुताबिक आरक्षण नहीं है। और मुसलमानों को अलग से मतदाता मंडल मिले या अलग से उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो, अलग मतदाता मंडलों के खिलाफ गांधी जी ने कितना बड़ा संग्राम छेड़ा था, आपको याद होगा। गांधी जी ने जो कुछ बड़ी लड़ाइयां छेड़ी, उसमें एक बड़ी लड़ाई ये भी थी कि वो किसी को भी कोई अलग किस्म का अलग मतदाता मंडल नहीं देना चाहते थे। न वो अछूतों के अलग मतदाता मंडल के पक्ष में थे, न मुसलमानों के अलग मतदाता मंडल के पक्ष में थे। तो कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा या उनका आरक्षण, ये अगर एक बार हो गया तो ये तो देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए विषाक्त कर देगा। यानी आप एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की कल्पना कर रहे हैं जहां पर मुसलमान के अलावा और कोई चुनाव नहीं खड़ा हो सकता। यही तो कह रहे हैं ना आप, जैसा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ होता है। आप कल्पना कीजिए इसका क्या हश्र होगा। अच्छा, जहां तक यह है कि आबादी के मुताबिक उनकी सीटें क्यों नहीं आती हैं, ये दावा तो कोई सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कोई कर ही नहीं सकता। भाई एक जमाने में पिछड़ी जातियों का जितनी आबादी में हिस्सा था, उतनी सीटें तो उनको नहीं आती थी उनको। जब पिछड़ी जातियों ने राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाई और उन्होंने तरह तरह के सहयोग समझौते करने शुरू किए, तरह तरह के गठजोड़ करने शुरू किए, और इस तरह से उन्होंने राजनीति की काफी लंबे अरसे बाद उनकी संख्या विधायिकाओं में बढ़ने लगी। अब भाई मुसलमान लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, हालांकि मौलाना आजाद उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहते थे। मौलाना आजाद कहते थे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बहुमत है, मेजोरिटी है ये। लेकिन अब मुसलमान लोग अपने आप को अल्पसंख्यक मानने लगे हैं, और ठीक भी है। तो अब वो उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि उनके देश के दूसरे अल्पसंख्यकों से किस तरह के ताल्लुकात हैं। अकेले अल्पसंख्यक नहीं है, सिख भी उस लिहाज से अल्पसंख्यक हैं, जैन उस लिहाज से अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है इन समुदायों को, ईसाई अल्पसंख्यक हैं। तो क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, जो इन तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के मुकाबले बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है, उसके इन अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध कैसे है? जब इन अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुसंख्यकों का अत्याचार होता है, तो मुसलमानों में मुसलमान उसके ऊपर क्या करते हैं? मुसलमानों का नेतृत्व क्या करता है? दिल्ली में जितने बड़े पैमाने पर 1984 में निर्ममता पूर्वक हजारों सिखों को जलाया गया जिंदा, उनको लूटा गया, उस वक्त दिल्ली का जो मुसलमान है, जो काफी बड़ी संख्या में है, उसने क्या किया? ये तो सवाल मैंने मुस्लिम मजलिस मशावरात के कार्यक्रम में उठाया था। मुझे इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
किसी ने कहा कि हमने एक बयान जारी कर दिया था, किसी ने कहा अरे हमने कुछ तो मतलब अपनी अपील जारी की थी। हमने आपकी हैसियत के बयान जारी करने और अपील जारी करने की है। तो आपके खिलाफ जब सांप्रदायिक हिंसा होगी तो और लोग भी बयान जारी कर देंगे और अपील जारी कर देंगे। फिर आप देश के दूसरे समुदायों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो आपके आपके पक्ष में खुलकर आएंगे? तो जो मुस्लिम राजनीति है उसका एक खास तरह का किरदार रहा है। ये अपने आप में डूबी हुई राजनीति है, अपने आप में सीमित राजनीति है। ये खुलती नहीं है, ये इसके दरवाजे बंद रहते हैं। आज आजादी के तुरंत बाद जो स्थिति थी, राजनीति के बुनियादी किरदार में कोई अंतर नहीं आया है। तो मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं और हमारे जैसे आप जैसे लोग भी चाहते हैं कि मुसलमानों को उनके पूरे नागरिक अधिकार मिले, उनको अपनी पूरी राजनीतिक अभिव्यक्ति का मौका मिले, उत्तरोत्तर संसद और विधायिकाओं में उनके नुमाइंदे बढ़ें, इस तरह की स्थितियां पैदा हों। लेकिन इस तरह की स्थितियां पैदा करने के लिए स्वयं उनको पहलकदमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरे, वो असल में केवल अपने धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करने तक ही हर चीज को सीमित रखना चाहते हैं। अपने समाज के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीलियां आए, उनके समाज में चीजें बदलें। आजकल कुछ आवाजें उठने लगी हैं और कुछ बातें होने लगी हैं उनके समाज के भीतर से भी, लेकिन वो बहुत ही कम है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है उसमें। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से उनको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो सांप्रदायिक राजनीति होती है और हिंदू बहुसंख्यकवाद की राजनीति है और उसका जो बोलबाला है, उसकी जो कामयाबी है, मैं उस मुसलमानों की दिक्कतों के लिए उसके महत्व को कम करके आंक रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से ये राजनीति परवान चढ़ी है, तब से मुसलमान पूरी तरीके से अपने आप को आरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि उन्हें कोने में धकेल दिया गया है, वो महसूस करते हैं उनकी राजनीतिक पहलकदमी को उनसे छीन लिया गया है, और मोटे तौर पर बहुत सारी बातें सही भी है। लेकिन इस समस्या से निकलने का क्या तरीका है? ऐसा नहीं है कि समाज के अन्य गैर मुसलमान हिस्से आगे बढ़कर उनको उठाएंगे, इस समस्या से आगे निकालने की कोशिश करेंगे। उनको खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। छोटा मोटा समुदाय नहीं है ये, उनको खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और उस प्रकार का रास्ता निकालने में वो मोटे तौर पर न केवल नाकाम है, बल्कि रास्ता निकालने की कोई उनमें इच्छा और पहलकदमी भी नहीं दिखाई पड़ती। तो आज की बातचीत में हमने मुस्लिम राजनीति से जुड़े विविध मुद्दों पर, विविध पहलुओं पर चर्चा की, और मुख्य रूप से जो बात उभर कर सामने आई वो यही कि जो मुस्लिम समाज है और वहाँ पर जो बुद्धिजीवी तबका है, उसको अपने समाज के भीतर राजनीतिक बहस को और तेज करना होगा, जिससे कि वह अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो पाए और राजनीति में अपने आप को ज़्यादा सक्रिय बना पाए। तो अभय सर, आपको इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले अंक में हम मिलते हैं और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार। जरूर।